हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल जो में स्वागत है। हम इस लेक्चर में जो 12th क्लास है उसका जो फर्स्ट बुक है जिसको हम वर्ल्ड बुक भी कहते हैं, उसका जो थीम है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हम उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी एंड हेल्पफुल रहेगा। ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमारे मार्क्स जो है वो डायरेक्टली हम गेन कर सकते हैं। अगर हमको वो क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको टैकल करके और मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को हमने कवर किया है। और इस लेक्चर में हम 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ मैंने क्रिएट किए हैं, जो कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा, एंड तक देखा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो जो क्वेश्चंस होगा वो डायरेक्ट आंसर्स नहीं होंगे। वो हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक में, वो आपको प्रॉब्लम क्लियर होती हुई दिखाई देगी इस लेक्चर से। बट फर्दर अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सेकंड लेक्चर में, जिसका जो पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है पढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन। मतलब इनमें से कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन। हिंदी में इधर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी गतिविधि नवाचार की उच्च डिग्री और स्तर को शामिल करती है। तो आपने पढ़ा है बेटा कि जो चैप्टर है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कहते हैं हिंदी में? आर्थिक क्रियाकलाप। और सभी को पता है कि आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधि कौन सी गतिविधि होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि मैन के थ्रू की जाती है ना। ऐसा वर्क जो मैन कंप्लीट करता है और उस वर्क के बदले में उसको कुछ मनी गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, मीन्स पूंजी प्राप्त होती है। तो ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटी, कुनिरी एक्टिविटी। मीन्स टोटल 5 हम एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, और उस 5 में से चौथे एक्टिविटीज़ के बारे में ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो जैसा कि इसका आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर आंसर नंबर बी है, क्वाटरनरी एक्टिविटी। क्वाटरनरी एक्टिविटी में हाई लेवल ऑफ हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें फर्दर और भी एग्जांपल्स हैं इसके जो जॉब प्रोफाइल्स है, लाइक यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना, कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो सारे के सारे जॉब हम इसी एक्टिविटी के अंदर देखते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वाटरनरी सेक्टर। कि चतुर्थक क्रियाकलाप या चतुर्थक क्षेत्र के से संबंधित कौन सी गतिविधि है, बताना है आपको। तो इसमें पहला लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, दूसरा लिखा है पेपर एंड रॉ पल्प प्रोडक्शन, तीसरा लिखा है यूनिवर्सिटी टीचिंग, चौथा लिखा है प्रिंटिंग एक्टिविटीज। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ जहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो, है ना, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो, तो समझ जाना वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं।
ठीक है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करके प्लस वैल्यू एडिशन करके हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, जो यूजेबल होता है। इसी पूरे सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। हमसे पूछा गया क्वाटरनरी सेक्टर, तो क्वाटरनरी सेक्टर जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटी टीचिंग है, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वो क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछता है, देखते हैं। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, सॉरी। तो आप सभी ने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है, वही वर्ल्ड वाली जो बुक है उसका जो चैप्टर है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, उसी चैप्टर के जो लास्ट कुछ टॉपिक्स है उसमें ये आउटसोर्सिंग को डिफाइन किया गया है। तो आउटसोर्सिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री अपना जॉब या अपना वर्क किसी अदर कंट्री के लोगों से या किसी अदर एरिया के लोगों से जब वो अपना काम कंप्लीट करवाती है या थर्ड पार्टी से अपना काम कंप्लीट करवाती है, तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जो आउटसोर्सिंग होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक बीपीओ और एक केपीओ। बीपीओ और केपीओ का मतलब क्या होता है, बीपीओ, बी का मतलब बिजनेस, पी का मतलब प्रोसेसिंग, ओ का मतलब आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। दूसरा होता है केपीओ, इसमें पीओ मतलब तो सेम ही होगा, प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बट के का मतलब होता है नॉलेज। इसमें होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसमें होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो दोनों के बारे में इसमें से कुछ ऑप्शंस है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलते हैं, देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, आपको समझ आता है। अगर आपको आंसर पता चल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, आउटसोर्सिंग रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, जो कि सही बात है कि अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो आप अपना जो काम है वो कम खर्चे में करवा सकते हैं, और आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कार्य कुशलता को आप बढ़ा सकते हैं, लागत में कमी भी ला सकते हैं। दूसरा, एट टाइम्स इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड, ये भी बात सही है। आज के समय में इंजीनियरिंग से रिलेटेड और विनिर्माण संबंधी नौकरियों का भी आज आउटसोर्स किया जा रहा है, किया जा भी सकता है और किया जाता भी है। तीसरा है, बीपीओ है बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू केपीओ। ध्यान से सुनिएगा ये ऑप्शन, बीपीओज हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू केपीओ, मीन्स केपीओ की तुलना में जो बीपीओ है वो बेहतर व्यावसायिक अवसर प्राप्त करवाते हैं, या इसके अंदर बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, जो कि ये गलत है। केपीओ की तुलना में बीपीओ नहीं, बीपीओ की तुलना में केपीओ बेस्ट होते हैं, मतलब वो ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं केपीओ। तो ये अपोजिट बोला गया है, आपको केपीओ की जगह बीपीओ होना चाहिए था और बीपीओ की जगह केपीओ होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं, देयर मे बी डिससेटिस्फैक्शन अमंग जॉब सीकर्स इन द कंट्रीज डेट आउटसोर्स द जॉब, मीन्स नौकरी जो है वो आउटसोर्स करने वाले देशों में नौकरी चाहने वालों में असंतोष हो सकता है। सही बात है कि मान लो कि जो देश अपना काम किसी और देश के लोगों से करवा रहा है, लेकिन उसी देश के लोग नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो वो महंगाई के चक्कर में अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है, इसलिए वो कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए किसी अदर कंट्री को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो जिससे वहाँ के जो जो नौकरी वाले बंदे हैं, जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर्स हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, हमको बताना नॉट ट्रू, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर सी विल बी राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। जैसे कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसका ऑप्शन के साथ थोड़ा सा सफल कर दिया जाता है, बट फिर भी आपको समझना पड़ेगा।
तो ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशन है ना, उसमें से पूछा गया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से। कम्युनिकेशन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में संचार कहते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपना कोई इंफॉर्मेशन, अपना कोई आइडियाज, ठीक है, अपना कोई सोच, थॉट, जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम पहुंचाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है वो मेजरली दो पार्ट का होता है, एक तो इंडिविजुअल, ठीक है ना, और दूसरा होता है बेटा मास लेवल पर। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, पर्सनल भी कह सकते हैं। मीन्स इसके अंदर जो होता है पहले वाले में इंडिविजुअल या पर्सनल कम्युनिकेशन में, इसमें एक पर्सन एक दूसरे पर्सन के साथ प्राइवेटली या नॉर्मल एक या दो के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। बट जो मास कम्युनिकेशन है इसमें एक इन्फॉर्मेशन को एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक हम शेयर कर सकते हैं, है ना। उसे कहते हैं मास मीडिया। तो आपको बताना है कि मास मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है। तो लेटर, जो लेटर होते हैं उसमें तो आप एक पर्सन या दो पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन को दे पाओगे। फोन होता है, इसमें भी आप जब कॉलिंग करते हो तो अपनी इन्फॉर्मेशन को जब शेयर करते हो तो एक पर्सन या दो पर्सन ही सुन पाता है, या मैक्सिमम कितने ही सुन पाएंगे जो पर्सनल बंदे होंगे। तीसरा ऑप्शन है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है बेटा वो एक इन्फॉर्मेशन को एक टाइम पे बहुत अलग अलग लेवल पर, अलग अलग सोसाइटी के लेवल तक पहुंच सकता है और अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर सी इज राइट। न्यूज़पेपर एक मास मीडिया का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल और भी एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिख सकते हो रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूज़पेपर के। मैगजीन्स, ये सारे एग्जाम्पल मास मीडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल के अंदर आप पढ़ लिए लेटर हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 15th है, 15वां क्वेश्चन। बोला गया है कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं है, सॉरी मैच्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। तो ये क्या लिखा है थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है कि एक तरफ इस साइड कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि अमेरिकन्स है, यूएसए के, और इस जोन में, इस एरिया में कुछ इंडस्ट्री हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये वाली इंडस्ट्री क्या इस प्लेस पे लोकेटेड है, क्या ये वाली इंडस्ट्री इस प्लेस पे लोकेटेड है। जो लोकेटेड है आपको वो आंसर मार्क करना है। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा मार्क्स सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस एंजलिस में है, डैश। क्या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लुसाका में है, डैश। क्या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लोरेंस में है, डैश। क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा पिट्सबर्ग के बारे में। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते थे, टैकल कर सकते थे कि जो पिट्सबर्ग है उसके अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा हुआ है। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर सही है। थोड़ा पिट्सबर्ग के बारे में जानते हैं। ये यूएसए के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि यूएस का 1/4 अकेले प्रोडक्शन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आज इसका जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादातर सर्विस सेक्टर के जॉब प्रोवाइड होते हैं, आईटी सेक्टर के जॉब क्रिएटेड हो रहे हैं, इसलिए ये जो हैवी इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे पिट्सबर्ग का इंपॉर्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी इज राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछ रहा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम और भी नाम से जानते हैं और अलग अलग प्लेस पे जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्लैश एंड जो बर्न एग्रीकल्चर है वो क्या होता है। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, इसमें हिंदी में कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि। इसमें सेम इंग्लिश और हिंदी सेम है, स्लैश एंड बर्न, जिसको हम हिंदी में लिख पढ़ सकते हैं कर्तन एवं दहन। कर्तन का मतलब काटना, दहन मतलब जला देना। ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे
फॉरेस्ट एरिया थे, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कट कर कर फिर उसको जला देते हैं, ताकि एक प्लेन लैंड मिल जाए जहाँ पे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर पाए। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। तो इस स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी जो है वर्ल्ड लेवल पर होता है, लेकिन इसको लोकल लेवल पर अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज में। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। क्या झूमिंग को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, जो कि सही बात है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के टाइप को झूमिंग कहते हैं, तो ये भी सही है। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं स्लैश एंड बर्न, इसको मिल्पा कहते हैं, ये भी सही है। इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्री है इंडोनेशिया, वहाँ पे जो ये इस टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उसको लदांग कहते हैं, लदांग, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों या चारों और भी जो एक्स्ट्रा नाम होंगे आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन से को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है इस एक्टिविटी को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन, रूरल रीजन एट वन टाइम प्रोड्यूस 80% ऑफ जर्मनी स्टील। जो यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, ठीक है, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उस टाइम जो जर्मनी का अगर स्टील प्रोडक्शन होता था, तो उसका एक प्लेस रूहर, वहाँ पे अकेले जर्मनी का 80% स्टील प्रोडक्शन होता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका वर्ल्ड में नाम है रूहर एरिया का। और इसी पर्सपेक्टिव में इंडिया के अंदर जो छोटा नागपुर प्लेटो है, छोटा नागपुर प्लेटो है, उसको एज अ रूहर कॉल किया जाता है। ठीक है, रूहर बुलाया जाता है, भारत का रूहर क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार। अगला ऑप्शन, आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेवी इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होते हैं, उसको हेवी इंडस्ट्री भी कहते हैं, सही बात है। लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं, जो कि ये भी सही है, ये भी सही है। सी, मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड, सही बात है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, क्योंकि अगर हम शुरुआत देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या द्वितीय क्रियाकलाप या जो विनिर्माण गतिविधि की शुरुआत हुई थी, बहुत साल पहले हुई थी। तो ज़्यादातर मशीनें उस टाइम नहीं थी, या जो मशीनें बनाई गई थी उसको हम ज़्यादातर हाथ से यूज़ करते थे, हाथ से चलाते थे। आजकल की जो मशीनें वो टेक्निकल बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो हम कमांड दे के मशीनों से काम करवा सकते हैं, बट फिर भी हमको कमांड तो देना ही पड़ता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का जो लिटरली मीन होता है वो टू मेक बाय हैंड ही होता है ना। तो ये भी सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तीनों सही तो चौथा ही तो गलत होगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। जो सूती कपड़ा उद्योग है, जो कपड़ा उद्योग है, वो पूंजी गहन है, मीन्स इसमें बहुत अधिक पूंजी की लागत होती है, जो कि इतनी नहीं होती है बाकी अगर अदर इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, बाकी तीनों सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज डिपेक्टेड बाय डिजिटल डिवाइड। मतलब इनमें से कौन सी विशेषता डिजिटल डिवाइड द्वारा दर्शाई गई है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड या आईटी बेस्ड जो भी जॉब्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया ही एक्सेस कर पाती है, और कुछ रीजन इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उनमें डिवीजन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, है ना। तो डिजिटल डिवाइड किसके किसके बीच में होता है, तो डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं, उनका विकासशील देशों के साथ होता है, डेवलपिंग कंट्री के साथ। ठीक है ना, जो गरीब देश हैं, अमीर देशों में सारा 100% एक्सेस है डिजिटली, डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। सेम एक कंट्री के अंदर
जो सिटी एरिया है वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो डिजिटली आपको लिटरेट पर्सन दिखाई देंगे। बट जो उसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण एरिया की बात करें, वहाँ पे आपको ये जो आईटी सेक्टर या जो डिजिटली जो लिटरेसी है बहुत कम है ना? वहाँ पे एक्सेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसी डिवीजन को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा डिजिटल डिवाइड को बताता है। चलो चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए, प्रोवाइडिंग आईसीटी एक्सेस टू बेनिफिट टू इट्स सिटीजन्स बाय अ कंट्री। जो डिजिटल है, डिजिटली क्या है? कि अगर डिजिटल डिवाइड होता है तो वो अपने सिटीजन्स को पूरा का पूरा आईसीटी एक्सेस करवाता है। गलत। डिजिटल डिवाइड में तो नहीं होगा ना। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब। सही बात है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है सूचना और प्रौद्योगिकी से उभरने वाले अवसरों का दुनिया भर में असमान वितरण। असमान वितरण ही क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, बी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री तो होगा लेकिन हम एक्सेस थोड़ी ना कर पाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर नंबर बी इज राइट। ठीक है। तो इसका जो डिजिटल डिवाइड का जो मीनिंग है वो बी बता रहा है करेक्टली। तो इस ऑप्स जो ये क्वेश्चन 18th है, 18वां क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, मेक करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है, ये कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको इसका पेयर देखना है कि एक पीरियड है और एक अप्रोच है। इस पीरियड में कौन से अप्रोच को फॉलो किया जाता है, और आपको मैच करके यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि 1 का ए सही है, 2 का डी सही है, 3 का बी या 4 का सी, है ना? वन, फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4th का बी। तो आपको ऐसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको पता चला होगा कि जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो टाइम पीरियड के साथ कौन कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, तो उसमें एक डेटा दिया हुआ है बॉक्स के अंदर। तो उसी बॉक्स से ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कौन सा टाइम पीरियड में कौन से अप्रोच को फॉलो किया जाता था। तो जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, इसमें एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं अन्वेषण, और क्या होता है? विवरण दिया गया। तो ए का, 1 का क्या हो जाएगा? ए। दूसरे का जो लेट 1950s टू द लेट 1960s है, इस टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर एरियल डिफरेंशिएशन का अप्रोच लेकर फॉलो किया जाता था। ठीक है। तो 2 का सी, सॉरी, लेट 1950 टू द लेट 1960s जो है, ये इस टाइम पीरियड में स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस, मतलब पर्टिकुलर रीजन को ऑर्गेनाइज करके उसकी स्टडी करना था 1950 से 1916 के 60s के दौर में, इस टाइम पीरियड में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का डी। ठीक है। 3 जो है बेटा, लेटर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? तो रीजनल एनालिसिस स्टार्ट होता है। रीजनल एनालिसिस, हर एक रीजन को अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसका एनालिसिस करना है, जानना है कि वो रीजन किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक है। लास्ट जो 4th है वो लिखा है 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। 1930 के दशक से जो अंतर युद्ध काल है उसमें क्या हुआ, तो इसका हो जाएगा एरियल डिफरेंशिएशन हुआ, है ना? एरियल डिफरेंशिएशन, हिंदी में लिखा है हवाई विभेदीकरण। ठीक है, ये सही बात है। एरियल तरीके से आप जाके और क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन देखेंगे कौन सा रीजन में क्या पर्टिकुलर चीज़ें मिल रही हैं, वो कैसे ये रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट है, उसे कहेंगे एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो 1 का ए, 2 का डी किधर है? 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4th का सी। तो ऑप्शन नंबर ए में ये सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आप इसको चार्ट में जाके अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं, और भी जो 1-2 पॉइंट्स बचे हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो इस लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो ये
लेक्चर है, जो वीडियो है, ये पार्ट सेकंड है ना, पार्ट सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड हो चुका है, जिसके अंदर फर्स्ट से लेकर 20th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं टॉपिक वाइज, है ना। ये नहीं कि खाली हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया, नहीं, उसको हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है। तो आप उसको देख सकते हैं जाके। इस उस वीडियो का लिंक मैं फर्दर आपको इस वीडियो के लिंक वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसका जो लिंक है इसमें शेयर कर दूंगा, आप लिंक पे टच करके आप उस पर जा सकते हैं, या आप चैनल पे जाके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है 2025 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिए, और फर्दर लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में आपको सारे के सारे PYQs में सॉल्व कराऊंगा एमसीक्यू के साथ। जितने भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी आंसर राइटिंग करवाऊंगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगा। फिर भी कोई अदर आपको प्रॉब्लम हो, अदर कोई टॉपिक्स में को जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। मेरा जो नंबर है वो है 9971113740। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लग रही है, और आपको कुछ समझ आया, तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्चुअल जियो, कॉन्सेप्चुअल जियो, आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनको देख पाए और अच्छे से उनको हेल्प हो पाए, ताकि उनके मार्क्स और आपके मार्क्स दोनों के बढ़ पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। लिखा हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो कि आपका जो वर्ल्ड वाली बुक का जो सेकंड चैप्टर है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से आपको लास्ट में एक टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना, हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकीय सेटलमेंट सिद्धांत। उसमें पूछा गया है, जिसमें 3 स्टेज के बारे में बताया गया है ना। तीनों स्टेज में की वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कौन कौन से स्टेज में, कौन कौन से दौर से गुजर रही थी, क्या हालात थे, क्या सिचुएशंस थे, पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ था सोसाइटी में, तो आपको बताना है। तो इसमें आपको तीनों स्टेज का नहीं बताना, ओनली फर्स्ट स्टेज के बारे में बताना है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था। तो आपको पता है कि जैसे कि जो फर्स्ट स्टेज था, वहाँ पे जो बर्थ रेट था वो वेरी हाई था, बहुत हाई था, ठीक है। जो लाइफ कंडीशंस थे, जो लाइफ स्टाइल था, बहुत ही पुअर था। लोग इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे। जो रिसोर्सेज था उनका लैक था, जो रिसोर्सेज था इनका उनका लैक था, अभाव था संसाधनों का। हॉस्पिटल जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम थी, बीमारियां बहुत फैल रही थी, है ना। एपिडेमिक्स जो पैंडेमिक्स बहुत चल रहे थे उस टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही थी, है ना। उसी हिसाब से जितना बर्थ रेट था उतना ही डेथ रेट भी था। तो आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन, जो कि गलत है, ठीक है ना। और आपको बताना है कि नॉट रिलेटेड, है ना। तो पहले ऑप्शन आपको आंसर पता चल चुका है, बट फिर भी हम ऑप्शन देखेंगे जो कि इसके पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, सही बात है, मतलब फर्स्ट स्टेज में ये हुआ था, एक्चुअल में ये बात बताना चाहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो क्षमता है, जो उम्र है, वो बहुत कम थी इस स्टेज में, जो कि सही बात है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सही बात है ये भी, कि जो इस स्टेज में जो ज़्यादातर लोग थे वो इलिटरेट थे, ज़्यादातर अनपढ़ लोग थे, अशिक्षित लोग थे, ठीक है। और जो तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, उसका भी अभाव था, कमी थी, ठीक है। पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, जो इस समय के जो लोग थे ज़्यादातर एग्रीकल्चर या उससे जुड़े हुए काम में लगे हुए थे, और उनके अंदर जो परिवार था वही उनकी परिसंपत्ति था, उनका वो एसेट थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बर्थ होता था, ताकि वो जो पर्सन है वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन तो फर्स्ट स्टेज के लिए है, बट इसने बोला नॉट रिलेटेड, है ना, पहले चरण के संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा आंसर देख लिया। आप
ये जो 11 से लेकर 20 क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे के लेक्चर आपको जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।